नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये हिस्ट्री की है। इससे पहले इसके साथ वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं यूट्यूब पर नया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री की ये अगला पार्ट। इससे पहले हमने जो पढ़ाया था वह था महाजनपद काल की विशेषता, और महाजनपद काल में भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कैसे लोहे ने आर्थिक उद्योग को बढ़ावा दिया और जिस वजह से बहुत सारी संपन्नता देखने को मिली, बड़े बड़े महानगर बने और उसी को हमने महाजनपद काल भी कहा था। 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं और उसमें भी बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे 6 महानगरों की सूची मैंने कल दी थी। अगर आप वो देख कर आए हैं तो आपको आज की वीडियो में बड़ा आनंद आने वाला है। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब मैंने बताया था लोहे की वजह से ये जो सभ्यता थी, मतलब महाजनपद काल में बड़े बड़े नगर इसलिए विकसित हुए हैं क्योंकि लोहा संपन्नता लेकर आया है। और संपन्नता दुनिया में हर जगह लोगों को, मतलब लोगों की आंखों में चमक तो पैदा करती ही हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें पहली बार आपको आक्रमण देखने को मिलता है। और भारत में सबसे पहला आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण है, वह ईरान के शासक हक्कामनी वंश है उसके डेरियस वन के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह एक सफल आक्रमण नहीं माना जाता। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, बहुत कम टेंडेंसी है, क्योंकि हिस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट है जहाँ से सवाल मुश्किल से 6-7 से ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताई जाएँ। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कहते हैं, जिसको हम सफल आक्रमण कहते हैं, वह सिकंदर के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए, यूनान के लोग इसको महान बताते हैं, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से सिकंदर को महान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह जिस भी राजा को जीत लेता था वहाँ के नगरों को ध्वस्त कर देता था। स्त्रियां भी अगर उसके खिलाफ हथियार उठाती थी तो स्त्रियों को भी मार देता था। इसलिए हम उसको एक हिंसक की दृष्टि से देखते हैं। उसके कारनामों को हम महान की दृष्टि से देखें तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। जब हम बात करते हैं इसको दूसरा आक्रमण, देखो, सिकंदर दुनिया जीतने निकला था और इस अभियान पे निकला था कि वह दुनिया जीते, और उसने बहुत सारे लोगों को जीता भी था, उसने बड़े बड़े राज्यों को जीता भी था। उसने अपनी क्रूरता का परचम इस तरीके से लहराया था जिसकी वजह से बड़े बड़े राजा उसके सामने हथियार डाल देते थे। लेकिन भारत में उसके खिलाफ जब उसने भारत को जीतना शुरू किया तो पश्चिम में सबसे पहले एक राज्य अस्वक था, जिसकी राजधानी असक थी। वहाँ पर उसके खिलाफ पुरुषों ने जब हथियार उठाया तो पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं ने हथियार उठाया तो सभी महिलाओं को मार दिया गया। इसी को एक प्लूटार्क यात्री है जिसने सिकंदर की कीर्ति पर इस कार्य को धब्बा बताया है। फिर जब हम बात करते हैं, वह जब भारत में घुसना शुरू करता है तो वहाँ पर एक राजा होता है अम्बी, और बिना लड़े ही वह उसकी शरणागति स्वीकार कर लेता है। इतिहास उसको कायर बताता है। और वहीं पर ही झेलम नदी के तट पर बसने वाले राज्य के शासक पोरस, उसको कुछ लोग पुरु भी कहते हैं, वह उसके सामने हथियार नहीं डालता और युद्ध की चेतावनी देता है, और एक अच्छा युद्ध भी देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं, झेलम नदी के किनारे वह युद्ध होता है, उसका परिणाम यूनान तो कहता है कि सिकंदर की जीत हुई थी। और लास्ट में वह जीतने के बाद बंदी बना लेता है और पूछता है कि बताओ सिकंदर, तुम्हारे वो पोरस को कहता है सिकंदर कि बताओ पुरु, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पुरु कहता है कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ करता है। इस वजह से जब हम बात करते हैं, जब वह पोरस को जीत कर जाता है तो वह इस विजय की खुशी में एक निकैया नगर का निर्माण करके जाता है, और इसके घोड़ा इस अभियान के दौरान इसके घोड़ा वीरगति को प्राप्त हो जाता है, जिसकी मतलब उसी को सम्मान देते हुए बुकापाला नगर का निर्माण ये करवाता है। इसका मतलब नगर निर्माण को प्रोत्साहन देने में सिकंदर का भी योगदान देखने को मिलता है। फिर देखो, यहाँ तक की बातें जो मैंने बताई है, स्टोरी में बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री में, लेकिन पेपर में सवाल नहीं आते हैं। जहाँ भी मज़ा आएगा सवालों की टेंडेंसी वहाँ नहीं आएगी। मैं देखो ये 3 फैक्ट बताता हूँ, यहाँ से सवाल आते ही हैं। जैसे सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन थे, तो निरियाकस था, अरिस्टोबुलस था और आनेस्रिक्रिटीज था। निरियाकस, अरिस्टोबुलस और आनेस्रिक्रिटीज, ये 3 लोग थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देखो, सिकंदर तो यहाँ से सही तरीके से भारत का अभियान पे वो निकलता जरूर है, लेकिन झेल नहीं पाता है और वो तो चला जाता है, लौट जाता है। लेकिन उसी का सेनापति है सेल्यूकस निकेटस, वह दोबारा से तैयारी करके आता है और भारत को जीतने का सपना देखता है। फिर वह भारत पर आता भी है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा उसको
जिस प्रतिरोध का सामना करता है वह मगध साम्राज्य है, और मगध एक विशाल सेना के साथ खड़ा हुआ साम्राज्य है। देखिए विशाल साम्राज्य का कहने का क्या मतलब है, इसके पास इतनी बड़ी सेना है कि जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि इसे जीतना लगभग असंभव है। लेकिन मगध एक दिन में इतना बड़ा राज्य नहीं बना। इसके कारणों पे मैंने बात की है इस क्लास में कि ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से मगध इतना शक्तिशाली बना। देखिए किसी भी राज्य की शक्तिशाली बनने में प्रकृति का बड़ा योगदान है। जैसे अगर आपने यूएस से देखोगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोनों ओर समंदर है, जिस वजह से उसको प्रतिरोध का सामना करना नहीं पड़ता। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सीमाएं इधर चाइना से लगती हैं और पाकिस्तान से लगती हैं, तो हमें कितना नुकसान हमारा होता है। समृद्धि हमें इतनी सारी, हमारे पैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में जाते हैं, वही पैसा अगर हम भारत की समृद्धि में लगाएं तो कितना फायदा हो सकता है। ऐसे ही जब हम मगध की बात करते हैं तो मगध नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक राज्य है, जिसके जो बड़े बड़े नगर हैं, राजगृह और पाटलिपुत्र, राजधानी इसी एरिया में बनाई जाती हैं, और ये पहाड़ी और नदियों से सुरक्षित हैं। इस वजह से तीन ओर से यह बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर इन्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आक्रमण करना आसान नहीं है। एक कारण तो इसकी समृद्धि में ये है। दूसरा है इसके पास उपजाऊ भूमि है, और उपजाऊ भूमि होने की वजह से कृषि का अधिशेष है। और मैंने बताया था हड़प्पा काल में कृषि के अधिशेष से नगरों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब नगरीयकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। और तो और इनके पास सिंचित कृषि है। सिंचित से मतलब ये है कि नदियों से ये सिंचाई कर सकते हैं, जिससे धान उपजाया जा सकता है। और मैंने कल बताया था अगर धान उपजेगा तो इससे क्या होगा, इससे मातृत्व धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है महिलाओं की, और जनसंख्या में वृद्धि होगी। आज के समय में जनसंख्या आज के देशों के लिए बोझ है, लेकिन उस दौरान जनसंख्या की अपनी डिमांड होती थी, क्योंकि जनसंख्या से विशाल सेना बनाई जा सकती है, जनसंख्या से विशाल श्रम बल उपलब्ध है, जिसको खेती में लगा के समृद्धि हासिल की जा सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर विशाल जनसंख्या भी आराम से फल फूल सकती है। और तो और यहाँ पर अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो राजा को टैक्स बहुत मिलेगा, इस वजह से राजकोष समृद्ध होगा, और राजकोष समृद्ध होगा तो वह एक स्थायी सेना का निर्माण कर सकता है, स्थायी नौकरशाही का निर्माण कर सकता है, जिसकी सहायता से वह लगातार वेतन दे सकता है, और वो भी परमानेंट वेतन दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधन, अब देखो इसके पास प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि उस वक्त लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और लोहे की खान भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। और तो और इसके पास प्राकृतिक वन, और तो और वहाँ की जो वन है वो कठोरता से युक्त हैं, मतलब आराम से भाला बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता भी है, लोहे की आवश्यकता भी है, दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए। तो लोहा मौजूद है और तो और लकड़ी भी मौजूद है। लोहा पिघलाने के लिए कठोर लकड़ियाँ भी हैं, जिनकी सहायता से ईंधन की भी इनके पास कमी नहीं है। और तो और ये एरिया इतना पूर्व में है कि यहाँ तक आर्य बहुत देरी से पहुँचे हैं, तो आर्यों का देरीकरण भी इसमें एक सहायता करता है। जिस वजह से देखो आर्यों के साथ जाति व्यवस्था चरम पर आई है, तो यहाँ पे जाति व्यवस्था भी बहुत देरी से आई है, और उसका भेदभाव भी बहुत देरी से आया है। इस वजह से सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे बाधित देखने को नहीं मिलती। देखो, और इसमें अगर आप देखोगे मगध में कुछ शासक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मगध को शक्तिशाली राज्य बना दिया। जैसे हर्यक वंश का बिंबिसार और अजातशत्रु। हर्यक वंश का बिंबिसार और अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का घनानन और महापद्मानंद, दोनों बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, क्योंकि घनानन को मारने के बाद ही मौर्य साम्राज्य की नींव डालेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदिसार और अशोक को महान भी कहते हैं इतिहासकार। हम देखेंगे महान है या नहीं है, ऐसा क्या काम किया है अशोक ने कि दुनिया उसको महान बता रही है। तो शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी मगध के उद्भव में हम देख सकते हैं। फिर हम इस काल में जो पढ़ते हैं मतलब जब महाजनपद काल की बात करते हैं, इस काल में जो हम पढ़ते हैं वह बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, और यहाँ से प्रश्न कोई एग्जाम नहीं छोड़ता जो यहाँ से प्रश्न ना पूछता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से सवाल पूछे ही जाते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके सिद्धांत से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके संप्रदाय से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके साहित्य से और तो और इसकी संगीतियों से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में आगे चल के बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर दूंगा, शायद अगली वीडियो में बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में बौद्ध धर्म का केवल परिचय ही कंप्लीट हो पाएगा। देखिए, जब हम
परिचय की बात करते हैं तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी आज के नेपाल में हुआ था। देखो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये टीचर का काम नहीं होता, फैक्चुअल चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कुछ समझाना है ही नहीं। पिता का नाम शुद्धोधन था, कोई समझाने वाली बात नहीं है। और कपिल वस्तु के शासक थे, ये केवल याद करने की बातें हैं। माता का नाम माया देवी था, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। मौसी का नाम यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इनकी माता माया देवी पहले ही मर चुकी थी और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। फिर इसके बाद इनके घोड़े का नाम कत्थक है और इनके सारथी का नाम हृदक है। फिर जब हम बात करते हैं इनके प्रथम गुरु आलार कलाम सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम बात करते हैं इनके दूसरे गुरु, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी बुक में भी मिल जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा इन पर जोर नहीं देता, समय बचाने का प्रयास करता हूँ। दूसरे गुरु, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है, 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाती है तो फिर समस्या पैदा होती है, लोग देखते नहीं हैं, डिमोटिवेशन आता है, जिस वजह से वीडियो बनाना मुश्किल होता है, बहुत मेहनत का काम है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। दूसरे गुरु हैं रुद्रक, रामपुत्र और योग दर्शन से जुड़े हुए हैं। फिर जब हम बात करते हैं बुद्ध से जुड़े तथ्य हैं, देखिए बुद्ध में, देखो बुद्ध धर्म से संबंधित जो तथ्य हैं मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी ज्योतिषी ने कि ये व्यक्ति या तो एक शक्तिशाली राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। तो अगर ये है संसार के लोगों से मिला और अगर इसे एक बार भी ये दिख गया कि दुनिया में दुख है तो यह सन्यासी बन के रहेगा। तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि इनको कहीं भी कोई भी व्यक्ति दुखी ना दिखाई दे। इस वजह से जो भोग विलास इनका इस तरीके से जीवन लालन पालन किया गया जैसे एक राजा महाराजा का होता है। लेकिन वही है जो होता तो वही है जो नियति तय करती है। एक दिन ये जिन चीज़ों से, अगर ये राज्य से बाहर भी जा रहे हैं तो राज्य से बाहर जाते समय भी ये व्यवस्था की जाती थी कि राज्य में कोई भी दरिद्र बूढ़ा या फिर कोई भी निर्बल व्यक्ति इन्हें दिख ना जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कब तक इन चीज़ों को छुपाया जाएगा? एक दिन जो हैं भगवान बुद्ध इन चीज़ों को देख ही लेते हैं। उनको वृद्ध व्यक्ति दिखता है और वे देखते हैं कि क्या सब बूढ़े होंगे, तो उनको ये बात समझ आती है कि मैं हमेशा जवान नहीं रहूँगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, ये जो शरीर है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। फिर उनको एक योगी दिखता है और ये क्या है कि ये तपोबल से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और तीसरा है मृत्यु। तो जब सिद्धार्थ देखते हैं कि ये किसी व्यक्ति को लेकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु है, तो इसका मतलब क्या मैं भी मरूंगा? वे सोचते हैं इसका मतलब मृत्यु तय है। यहाँ से इनको पता लगता है सन्यासी। फिर वे देखते हैं ये कौन है कि इसे संसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, ये संसार से दूर रहते हैं, ये किसी चीज़ की न तो सम्मान का मोह न अपमान का भय, इस तरह की चीज़ें मतलब वे देखते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इनसे जुड़े हुए 4 तथ्य हैं, वृद्ध व्यक्ति, योगी, मृत्यु और सन्यासी। समझिए मैं बौद्ध धर्म का मतलब प्रवर्तक नहीं हूँ कि मुझे इतना पता होगा इनके बारे में, हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालों को देखते हैं। फिर जब हम बात करते हैं इनकी शब्दावली की, तो देखिए जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो इनकी उम्र होती है 29 साल और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जब वे ग्रह त्याग करते हैं तो 29 साल उम्र होती है और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोनों में अंतर है, निर्वाण है ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण है मृत्यु। और अंतिम उपदेश में कुशीनगर में देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ बौद्ध धर्म में अंतिम उपदेश किसको देते हैं, सॉरी किस जगह देते हैं, तो कुशीनगर में देते हैं। अच्छा, कुछ प्रतीक हैं। इनके जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड को दर्शाता है। जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो घोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। जब वे ज्ञान की प्राप्ति करती हैं तो पीपल बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। फिर प्रथम उपदेश को चक्र से दर्शाया जाता है और निर्वाण को पद चिन्ह से, जब निर्वाण की प्राप्ति करते हैं तो पद चिन्ह से दर्शाया जाता है। और इनकी मृत्यु को स्तूप से दिखाया जाता है। स्तूप के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो देखो ये हैं, इनके पास बहुत सारी समाधियाँ, मतलब इनके पास मुद्राएं, बौद्ध धर्म में बहुत सारी मुद्राएं हैं। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान मुद्रा को समाधि की मुद्रा भी कहते हैं। भूमि स्पर्श का मतलब है जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो भूमि को स्पर्श किया था, कहा था कि ये धरती मेरी साक्ष्य है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो ये जागरण का प्रतीक है, मतलब मैं जाग चुका हूँ।
अब मैं एक पर ब्रह्म हूँ। अब इसके बाद क्या है, वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा है सच्ची शिक्षा, और वितर्क मुद्रा में जब भगवान बुद्ध होते हैं तो उनका संदेश होता है कि जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है वह एकदम सच्ची शिक्षा है। और फिर इसके बाद है अभय मुद्रा। तो मुझे वे दिखाते हैं कि अब क्योंकि मेरे सारे अज्ञान मिट चुके हैं, अभय मुद्रा में आ चुका हूँ, तो मेरे अंदर अब निडरता है, और ये निडरता का प्रतीक है। ये पूछा गया था रेलवे में। फिर वरद मुद्रा। वरद मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो वरद मुद्रा दान की मुद्रा है। तो वो कहता है कि मैं जो है, मतलब ये मुद्रा है कि देखो दान की मुद्रा है, आप डायरेक्ट याद रखो बस। फिर इसके बाद है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा में नमस्कार की मुद्रा है। और वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा जैसे प्रहार किया जाता है किसी चीज़ पे, तो यहाँ पे प्रहार किया जाता है नकारात्मकता पे और अज्ञानता पे। तो देखो, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, आने वाले समय में मतलब इस बोर्ड की लोगों को आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं बोर्ड से 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ। अगर किसी को लिखना भी है, नोट डाउन भी करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो बाकी चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। ये है वीडियो का अंत। बाय बाय।